नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम आप सबके जीवन से जुड़े हुए स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं उसे जानना हम सब के लिए जरूरी है, और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के लिए और आज के युवाओं के लिए भी यह बहुत जरूरी है। तो आज हम स्वास्थ्य के विषय में दो ऐसे महत्वपूर्ण और गूढ़ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिसको जानकर आप अवश्य स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम स्वास्थ्य की महत्ता के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो स्वास्थ्य की महत्ता आप सब लोग जानते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख जब निर्मल काया, कि मनुष्य के जीवन में कुछ भी है लेकिन अगर वह स्वस्थ नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसकी सारी सुख संपत्ति और सारा संबंध सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को सर्वोत्तम कहा गया है। और यह जो शरीर है, इसीलिए कहा गया है कि यह जो शरीर है यह हमारा नहीं, यह हमें परमात्मा से उपहार स्वरूप में मिला हुआ है। इसलिए हमें इस शरीर का और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम शरीर को हानि पहुंचाएं या शरीर के साथ कोई ऐसा व्यवहार करें जिससे यह शरीर अस्वस्थ हो जाए या बीमार हो जाए। शास्त्रों में और भी कहा गया है आगे भी कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सभी प्रकार के कर्मों का और सभी प्रकार के धर्मों का साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना निहायत ही जरूरी है। इसीलिए एक उक्ति आती है कि 84 लाख योनियों में यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, जो बड़े ही सौभाग्य के बाद इंसान को मिलता है। लेकिन अगर वह शरीर पाकर भी वह बीमार शरीर पा गया तो उस शरीर से वह कोई भी लाभ नहीं उठा सकता। आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य जो चरक हुए हैं, चरक ने कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। लेकिन इन चार पुरुषार्थों में भी आरोग्यता को अर्थात स्वस्थ रहने को उन्होंने इन चार पुरुषार्थों भी सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना है। इसलिए आप, ये शास्त्र की बात है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में डेली के रूटीन वर्क में भी देखते हैं तो जब आपके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपको सब कुछ सूना सूना लगने लगता है, सब कुछ आपका मन उदास हो जाता है, और सब कुछ रहते हुए भी आपको संसार में ऐसा लगता है कि सारा रस समाप्त हो गया। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसके विषय में हम सबसे पहले इस शरीर की संरचना को समझते हैं थोड़े छोटे रूप में। सबसे पहले हमारे शास्त्रों ने इस शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्थूल शरीर जो शरीर हमको आपको दिखाई देता है, जो यह पूरी काया है, यह स्थूल शरीर के अंतर्गत आती है। उसके बाद है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन है, बुद्धि है, हमारी 10 इंद्रियां हैं और चित्त, अहंकार, जीव, जो इस शरीर को गाइड करते हैं या चलाते हैं, जिनकी जो हमारी क्रियाओं के ऊपर जिनका नियंत्रण होता है या किसी भी व्यवहार को जो इंगित करता है, इस प्रकार से वह सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और एक तीसरा होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे पूरे स्वास्थ्य का जो संरचना है वह उस कारण शरीर में होती है। कारण शरीर क्या है? तो कारण शरीर के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, और उसमें सबसे पहला है त्रिताप, जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। आयुर्वेद में इसकी बड़ी चर्चा होती है और स्वास्थ्य के विषय में इस वात, पित्त, कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो वात, पित्त, कफ ये कारण शरीर में आता है। उसके बाद पंच प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, इस प्रकार से 5 प्रकार के प्राण हैं जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं और उसको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। 3 नाड़ी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों का भी प्राणायाम के माध्यम से शोधन किया जाता है। ये नाड़ियां भी हमारे स्वास्थ्य को, हमारी सांस व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है, जिसे जो हमारे खाना भोजन करते हैं उसके बाद में वह रस बनता है। रस से रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, वीर, अस्थि। इसके अलावा कुछ शरीर के त्यागने वाली भी चीज हैं जिसको शरीर अपने आप ही त्याग देता है, जैसे पसीना है, बलगम है, मल मूत्र है। तो इनकी भी कई बीमारियों में जांच की जाती है। यह भी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से शरीर से निकलती हैं, और जब यह शरीर से दूषित होकर निकल रही हैं, इसका मतलब शरीर कहीं ना कहीं अस्वस्थ है या बीमार होने वाला है। इस प्रकार ये सब चीजें कारण शरीर के अंदर आती हैं। सबसे बड़ी चीज शरीर के लिए है हवा, दूसरा जल, तीसरा अन्न।
लेकिन इन सब चीजों को कैसे लिया जाए, तो इसके विषय में हम दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। उन दो सिद्धांतों को आप समझिए और उसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वह सबसे मूल सिद्धांत है, जो है प्रकृति का या नेचुरलिटी का सिद्धांत। अर्थात कोई भी चीज, जैसा कहा गया है कि यह प्रकृति ही समस्त प्राणियों की माता है और प्रकृति ही सबका पालन पोषण करती है। तो इस प्रकृति का और नेचुरलिटी का क्या सिद्धांत है उसको आप आसानी से समझें कि जिस प्रकार से आप देखते हैं यह हमारा शरीर नेचुरल है। नेचुरल का मतलब यह ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, कहीं किसी इंसान के द्वारा नहीं बना है। तो यह शरीर नेचुरल है। अब आप ये देखें कि शरीर के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें नेचुरल हैं। जैसे सूर्य वह नेचुरल है, पहाड़ नेचुरल है, पृथ्वी नेचुरल है, जल नेचुरल है, अन्न जो पैदा होते हैं खेतों के अंदर वह नेचुरल है, फल फ्रूट जो पेड़ के अंदर जो डायरेक्टली हमको मिलते हैं वह सब नेचुरल है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल है। तो जो भी नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, वह एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो हमारा शरीर भी नेचुरल है, इसलिए हमें नेचुरल फल फ्रूट और अन्न को इस्तेमाल करेंगे तो वह हमारे शरीर को डायरेक्टली सकारात्मक रूप से इफेक्ट करेगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इस नेचुरलिटी में दो तरह की नेचुरलिटी, और एक मित्रवत नेचुरलिटी होती है और एक शत्रुवत नेचुरलिटी। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो एक दूसरे की शत्रु हैं, तो अगर उन शत्रु वाली चीजों को मिला दिया जाता है तो भी वह नुकसान दे जाती हैं। तो इसलिए शत्रु वाली चीजों को हमें हटाना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि दूध और कटहल दोनों नेचुरल है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो वह शरीर को बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है, क्योंकि कटहल और दूध दोनों नेचुरली एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमको अवॉइड करना है। लेकिन आमतौर पर जितनी भी चीजें हैं जब वह नेचुरल फॉर्म में हम अपने शरीर में प्रयोग करते हैं, चाहे वह अन्न है, अन्न को आप भिगो कर खाते हैं या उबाल के खाते हैं, तब वह हमारे शरीर को अच्छी तरह इफेक्ट करता है। फल है, फ्रूट है, सलाद है, जितनी भी चीजें हैं वह जब नेचुरल फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो कभी उनको कोई रोग नहीं होता है और शरीर उसे स्वतः और अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता है। और अगर किसी कारणवश कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो वह कुछ घरेलू उपचार से, कुछ आयुर्वेदिक दवाओं से ही वह ठीक हो जाता है और वैसे भी शरीर उसे स्वतः ही बाहर निकाल देती है। जैसे आपने दूध ज्यादा पी लिया, घी ज्यादा खा लिया, आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगा, आपका शरीर उसको ऑटोमेटिक ही रिसाइकिल कर देगा। लेकिन अगर आपने अननेचुरल चीजें खाई हैं तो आपको उसके लिए कोई बढ़िया दवा लेनी पड़ेगी। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाएं फायदा नहीं करती हैं या घरेलू नुस्खे काम नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप अननेचुरल चीजें खा रहे हैं तो आपको घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक दवाएं फायदा नहीं करेंगी, आपको उसके लिए हाई डोज की मेडिसिन लेनी होगी। अब इस तरह से जब आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि क्या मैं फिर खड़े अन्न ही खाऊं, फल खाऊं? ऐसी बात नहीं है। नेचुरल, उसकी नेचुरलिटी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसमें कोई चीज की मिलावट नहीं की जाती। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए कि जैसे गेहूं है, गेहूं को आप वैसे नहीं खा सकते हैं, भिगो के भी नहीं खा सकते हैं, तो उसको पीस के आटा बना दिया और आटे से उसको रोटी पका दिया गया, तो भी वह एक तरह से उसके फॉर्म में परिवर्तन किया गया है। उसके जो प्रोटीन है, जो उसके पोषक तत्व हैं, वह कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें नेचुरलिटी है। उसकी नेचुरलिटी तब समाप्त होती है जब उसमें अन्य कई तरह की चीजें मिला दी जाती हैं। जैसे उसी आटे से जब ब्रेड बन जाता है, बिस्कुट बन जाता है, तो वह अननेचुरल माना जाएगा, लेकिन उसी आटे से रोटी बनती है तो वह नेचुरल मानी जाएगी, क्योंकि रोटी के अंदर अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई है, केवल उसे पकाया गया है। इस तरह से आप अन्य चीजों के अंदर, फल आप डायरेक्ट खा रहे हैं, उसका जूस निकाल के पी रहे हैं, वो नेचुरल है, लेकिन जब उसमें और कई चीजें मिक्स करके, केमिकल मिला के और उसको पैक किया जाता है, तब उसकी नेचुरलिटी समाप्त हो जाती है और वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को निगेटिव इफेक्ट करती है। वह बेशक आपको स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वह पोषक तत्वों के मामले में कमजोर हो जाती है। आप देखते हैं कि वह हमेशा नेचुरल चीजें इस्तेमाल करते हैं जो उनके द्वारा लागू है। घास फूस या जो चीजें उनके प्रकृति में है, वह उसी चीजों को खाते हैं, वो उसके अलावा दूसरी चीज को ग्रहण नहीं करते, इसलिए वह स्वस्थ रहते हैं। और प्रकृति की चीजों के साथ साथ वह उसको नियमित तौर पर खाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी पशु, पक्षी, चिड़िया इत्यादि जो मनुष्यों के अंडर में नहीं है, वह ज्यादा
बीमार नहीं पड़ते और वह पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं। तो आप नेचुरलिटी को समझने के लिए अन्य प्राणियों को भी देख सकते हैं। कई लोग पशुओं पर देख बोलते हैं कि बहुत सारे पशुओं को बीमारी हो रही है। वो पशुओं को, उन लोगों को ही, उन पशुओं को ही बीमारी हो रही है जो पशु मनुष्यों के अंडर में रहते हैं, जिनको मनुष्य जिनका पालन पोषण करता है, दूध दुहता है, या कुत्ते हैं या अन्य जानवर हैं जो मनुष्य पालन पोषण करता है, तो वो बीमार ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य अपने फायदे के लिए और अपने दिमाग से उनको चारा खिलाता है, उनको अनाज खिलाता है, उनको बहुत सारी चीजें अननेचुरल फार्म में खिला दी जाती हैं, इसलिए वह बीमार हो जाते हैं और उनका इलाज कराना पड़ता है। किंतु जो मनुष्यों के अंडर में नहीं है, जो खुले में प्रकृति में घूम रहे हैं, वह कभी बीमार नहीं पड़ते। अगर किसी कारणवश कभी किसी को बीमारी है तो वह स्वतः ही उसको ठीक कर लेते हैं। तो अब इस प्रकृति और नेचुरलिटी के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है जो सिद्धांत है, समता और बैलेंसिंग का सिद्धांत। समता का मतलब बराबरी, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसके विषय में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि युक्ता कि यथा योग्य खाना खाने से, यथा योग्य आराम करने से और यथा योग्य सोने से योग भी सिद्ध हो जाता है और मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो इस समता और बैलेंसिंग के सिद्धांत हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम पशु पक्षियों की चर्चा कर रहे हैं, तो पशु पक्षी इस समता और बैलेंसिंग के सिद्धांत का भी हमेशा अक्षरशः पालन करते हैं। उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे और जिस टाइम पर उन्हें चारा खाना है उसी टाइम पर वह चारा खाएंगे, अन्यथा वह नहीं खाएंगे। तो इंसान को भी अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान और कार्यों में इस समता और बैलेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैसे अगर मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो उसमें कहा जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, रेशे वाली चीजें इत्यादि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उन सब में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लाइफ में और हमारे नियमित कार्यों के में भोजन में भी बैलेंसिंग होनी चाहिए कि आप टाइम से भोजन कर रहे हैं, नियमित तौर पर भोजन कर रहे हैं, और जो भोजन कर रहे हैं वह आपके शरीर को जितना जरूरी है उतना ही भोजन कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें बैलेंस बना के रखते हैं तो नियमित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस आयुर्वेद शास्त्री बताते हैं। इन तीनों में बैलेंस रहेगा तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब वह बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को उससे संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। वही बात आपके ब्लड में है या अन्य धातुओं में भी वही चीजें होती हैं। तो इसलिए आपको इस समता और बैलेंस के सिद्धांत का ध्यान रखते हुए अपनी खान पान और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो हमें आशा है कि आप सब इस जानकारी से लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में इसे प्रयोग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार। हम अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे हिंदू विचार संजीवनी में। नमस्कार।